डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा वो रहेगा ट्वेल्थ क्लास जो बायोलॉजी है उसमें जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लेता है उसका क्या कुछ पैटर्न रहता है, क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं और क्या क्या नंबरिंग रहती है क्वेश्चन की और कौन से क्वेश्चन पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो इस हम सेशन में देखेंगे। और इसके अलावा इसमें हम पेपर स्कीम के अलावा सिलेबस ओवरव्यू भी स्टडी करेंगे, क्या कुछ सिलेबस आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है और क्या आपको एनसीईआरटी से बाहर भी कुछ टॉपिक्स हैं वो सप्लीमेंट्री सिलेबस के रूप में सीबीएसई ने साइट पे डाले हुए हैं, जिसको आप को एग्जाम से पहले पढ़ना बड़ा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस है वो उठ सकते हैं। इसके अलावा क्या कुछ सीबीएसई एक्स्ट्रा है जो नॉर्मल स्टेट बोर्ड एग्जाम से क्या कुछ कंटेंट है वो एक्स्ट्रा डालती है पेपर में, और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्या रहता है वो भी हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये आपकी एनसीईआरटी बुक है ट्वेल्थ की और इसके अंदर जो भी डिस्कशन रहेगा हम सिलेबस का भी देखेंगे और पहले पेपर का देखेंगे। और पेपर में सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट कोड है वो इस तरीके का, मतलब एक पैटर्न रहता है। शुरुआत वाली जो सीट है आपकी क्वेश्चन पेपर की सीट, उसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन ऐसे दी जाती है कि क्वेश्चन आपके सारे कंपलसरी हैं और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपके सेक्शन कितने रहेंगे। सेक्शन ए से लेके आपके सेक्शन ई तक क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और इनमें कितने क्वेश्चन किस टाइप से रहते हैं उसका आइडिया आपको दिया जाएगा। जैसे एक टेबलर फॉर्म है जो भी आपको पैटर्न समझाएंगे क्वेश्चन पेपर का। और यदि यहाँ पे देखें ये आपका सेक्शन फर्स्ट है, ये सेक्शन बी, ये सेक्शन ए बी सी डी और ई, इस तरीके से आपके टोटल 5 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक एक मार्क्स के रहते हैं और यहाँ पे आपको 1 से जो 12 क्वेश्चंस रहते हैं वो एमसीक्यू रहते हैं। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ये 12 नंबर के ही आपको मिलेंगे। और ये जो 2 स्लाइडें हैं आपको यहाँ पे यदि हम बात करें, ये वाला पोर्शन और ये वाला, ये आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आपके लिए डाला हुआ है कि आप यदि इस तरीके से टाइम मैनेज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट्स हैं वो बच जाती हैं प्रूफ रीडिंग के लिए। और यदि आप किसी एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके जो क्वेश्चन है, जो लेंथी क्वेश्चन है, खासकर जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के, वो भी छूट सकते हैं। तो एक टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। इसके अलावा जो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है ये स्टेट बोर्ड एग्जाम में कमी मिलती है और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन लगभग आपको 4 पूछे जाते हैं और वो भी 1 1 मार्क्स के रहते हैं। 4 मार्क्स के यहाँ पे आपके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे हमारे मार्किंग है जैसे 12 मार्क्स ऑप्शन टाइप के रहते हैं, 4 मार्क्स किसके रहेंगे, असर्शन रीजनिंग के। तो ये मान सकते हैं कि 1 से जो 16 क्वेश्चन तक है हमारे 1 1 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबरिंग यहाँ पे 17 से 21 तक रहेगी वो 2 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की रहेंगी। और कितने क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन, और ये 10 मार्क्स के आपके रहेंगे। और ये टाइम मैनेजमेंट हम बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन के मार्क्स देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 से 28 तक शॉर्ट आंसर टाइप आपके क्वेश्चन रहते हैं जो 3 मार्क्स के रहेंगे हर एक क्वेश्चन, और ये 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा खासे जो लेंथी क्वेश्चन है ऐसे टाइप क्वेश्चन लगभग इसी के अंदर ही आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं हर क्वेश्चन के साथ में। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के यदि हम टोटल काउंटिंग करें तो कितने रहते हैं मार्क्स में, 21 मार्क्स आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो बने हुए मिलेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके 2 मिलते हैं, जिसमें एक केस स्टडी या फिर कोई भी एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं जो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड के बेस पे भी दिया जाता है। ये अनसीन पैसेज जैसा ही रहता है, जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है। तो ज़रूरी नहीं कि ये जो पैसेज है आपकी बुक से ही आपसे पूछें, ये कुछ एक्स्ट्रा एक टॉपिक दे देंगे जो आपकी केवल एक कॉमन सेंस या फिर इंटेलिजेंस पावर को चेक किया जाता है। और इसमें 4 क्वेश्चन रहते हैं, चारों क्वेश्चन 1 1 नंबर के रहते हैं। और टोटल हम बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहता है। कितने नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, जो कि आगे भी पार्ट्स में रहता है। 1 1 नंबर एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिसमें ऑप्शन टाइप भी रहते हैं वैसे तो। और इसकी यदि हम टोटल नंबरिंग की बात करें, 2 क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन 4 4 नंबर का है, तो 8 नंबर के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहता है और 15 मार्क्स के आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे यदि हम टोटलिंग करें तो लगभग 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा और क्वेश्चंस रहेंगे 33। और यदि हम टाइम की बात करें, यदि आप इस टाइम के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके या फिर इस माइंड में रख के चलते हुए टाइम को, तो आपके जो 3 आवर्स हैं उसमें आप इजीली क्वेश्चन है वो अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हो। जैसे 1 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके लिए आपका क्या रहना चाहिए, 1-1 मिनट का टाइम एक क्वेश्चन के लिए रहना चाहिए। हाँ, यदि असर्शन रीजनिंग है उसकी में स्टेटमेंट पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सोचने के लिए भी। एक क्वेश्चन के लिए आप 2 मिनट का टाइम है वो बना के चलें। यदि इनसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के लग रहा है कि ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप इनको एंड ऑफ द पेपर करें। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ें और जो क्वेश्चन आपको ईजी लगते हैं उनको सोलो पहले ही करें, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या रहता है, आपका टाइम सेव बड़ा होता है। यदि आप एक ही टिपिकल क्वेश्चन, मान लो कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाता है मेंडेलियन चैप्टर से, और वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम करवा रहा है एक ही क्वेश्चन में, और जानबूझ के 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करके बाकी क्वेश्चंस की टाइमिंग भी खा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जो ये टाइमिंग ध्यान रखनी है कि असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा आपने उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस ही क्वेश्चन रहता है। यदि आपको आता है तो स्टेटमेंट पढ़ने में ही टाइम लगता है बस इसमें। उसके बाद 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 मिनट का टाइम है वो एनफ रहता है। और उस हिसाब से हम यहाँ पे टोटल टाइम भी काउंट करेंगे तो लगभग 165 मिनट बैठ जाती हैं, मतलब 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स आपके पास यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा यदि हम देखें, जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन यदि आपको आता है अच्छे से उसके ऊपर 10 मिनट लगाएं, और जितना भी उसके बारे में यदि कम आता है तो उसको जल्दी जल्दी 10 मिनट से पहले पहले कवर अप करने की कोशिश करें। उसके अलावा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन के लिए आपके पास, ये एक क्वेश्चन की बताई हुए है, एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग सकता है आपको, 5 मिनट का टाइम, क्योंकि 4 पार्ट्स में रहता है तो जल्दी जल्दी स्टेटमेंट यदि आप पढ़ते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको कई बार स्टेटमेंट के अंदर पैसेज दिया जाता है और पैसेज की 3-4 पेज भी भरे हुए होते हैं, 1.5 पेज भी भरा हुआ मिलता है। तो उस पूरे पैसेज को पढ़ने के बजाय थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि पैसेज किस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछा हुआ है, और उसके सीधे क्वेश्चंस की तरफ आप अप्रोच करो, तो पूरा पढ़ने की बजाय, क्योंकि पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर जाएगा ये। तो इसके अंदर आपको केवल क्वेश्चंस पहले अप्रोच करो। कई बार तो क्या होता है, स्टेटमेंट है जो या पैसेज है वो कहीं अलग ही टॉपिक से रिलेटेड रहता है, और क्वेश्चन हमारे सिंपल क्वेश्चन से बेस रहते हैं, और क्वेश्चन आप जब उनको देखोगे तो बिना पैसेज पढ़े भी सोल्व कर लेते हो। कुछ हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आपको लगे कि ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो उसके लिए आपको पैसेज को फटाफट थोड़ा सा ये देखना होता है कहाँ से इस क्वेश्चन के बारे में पूछा हुआ है, क्योंकि ये पैसेज वाले भी आपका टाइम कंजप्शन ही ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पे 5 मिनट का टाइम लो, और उसके बाद, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप, एक क्वेश्चन के लिए आप 15 मिनट का टाइम है वो भी यहाँ पे सेटल करते हुए चल सकते हो। और यहाँ पे इस तरीके से यदि टोटल टाइम देखें, 1-1 मिनट के लिए का टाइम हर एक क्वेश्चन के लिए है, तो एमसीक्यू आपके 12 मिनट में सॉल्व हो जाने चाहिए। इसके अलावा 8 मिनट में ये बोल सकते हैं कि पहली 20 मिनट्स में आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में से आपने गो थ्रू हो जाना है। जो आता है उसको करो, जो नहीं आता उसको पहले स्टैंड बाई में रखते हुए बढ़ो। कोशिश करो कि इसको 25 तक ये आप मैक्सिमम टाइम को लेके जा सकते हो। तो थोड़ा बहुत ये टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, यदि आपने एक एक नंबर में 45 मिनट्स गायब कर दिए, आगे वाले जो क्वेश्चन हो सकता है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको आते हो वो आपसे छुटते हुए चलें। तो कई बार देखा जाता है कि इन क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम देने की बजाय आप पहले जो क्वेश्चन, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आप कर सकते हो उन पे ज़्यादा टाइम दो, और उसके बाद ये क्वेश्चंस तो क्या है, आपको जो भी जर्नली नॉर्मल हेल्प से भी आपके हो सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो समझ लेते हैं थ्योरी की मार्किंग स्कीम क्या रहती है। हमारे जो यूनिट्स हैं उस यूनिट में, किस यूनिट में हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन सी यूनिट है आपको इजी रहेगी या स्कोरिंग रहेगी। जैसे जो रिप्रोडक्शन वाली जो यूनिट है इसके अंदर 3 चैप्टर रहते हैं, हालांकि पहले 4 रहते थे, अभी 3 ही चैप्टर हैं, वो देख लेंगे। उनके अंदर हम कुछ ऐसे टॉपिक देखेंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा सीबीएसई ने सप्लीमेंट्री सिलेबस क्या डाला हुआ है हर यूनिट में, वो भी देखेंगे। कई बार जैसे अनसीन पैसेज वगैरह है जो, या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वो उस सप्लीमेंट्री नॉलेज से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाता है। तो रिप्रोडक्शन जो 6 नंबर की यूनिट आती है वो आपकी 16 मार्क्स की रहेगी। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आ जाते हैं। इसके अलावा इवोल्यूशन ये आपकी 20 मार्क्स की रहेगी, अच्छा खासा इसके अंदर, क्योंकि लेंथी यूनिट है ये काफ़ी।
के अंदर चैप्टर ही सारे लेंथी होते हैं। और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर ये 12 मार्क्स की है और ज़्यादातर इसमें से छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर बैक्टीरिया वगैरह के या फिर जो हम माइक्रोब्स वगैरह देखते हैं कौन कौन सा माइक्रोब्स किस में आता है, वो शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा बनाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ये भी मोलिकुलर बायोलॉजी का ही एक थोड़ा एडवांस वर्जन बोल सकते हैं। मोलिकुलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स के अंदर जो हम मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं उसी का थोड़ा एक एप्लीकेशन वाला पॉइंट है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 2 चैप्टर इसके अंदर रहते हैं। ये 12 मार्क्स की है, छोटे ही चैप्टर हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये आपकी 10 मार्क्स की। तो जो रिप्रोडक्शन है ये भी जी यूनिट रहती है, और बायोलॉजी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये आपके मान सकते हैं हम 26 मार्क्स हैं। इनको तो आपको अच्छे से अप्रोच करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा यदि हम बात करें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें ज़्यादातर नाम आते हैं किस बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है। इसके अलावा कुछ जनरल टॉपिक भी आ जाते हैं, जैसे ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर में हम देखते हैं। इसके अलावा इसमें ज़्यादातर ये जो यूनिट है और ये यूनिट है थोड़ी सी टिपिकल रहती है यदि आप पढ़ोगे तो। हालांकि यदि आपको मोलिकुलर बेसिस या फिर मोलिकुलर बायोलॉजी अच्छे से समझ में आ जाती है, डीएनए आरएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये टॉपिक, तो ये भी पोर्शन लगभग लगभग आपको उसी टाइप की लैंग्वेज में ही मिलता है। लेकिन फिर भी इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एक अलग चैप्टर में है, और सिंपल आरडीटी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जो उसके जो स्टेप हैं वो एक चैप्टर के अंदर आते हैं। तो हालांकि ये यूनिट भी इजी ही हम मान सकते हैं। तो लगभग यदि हम 12 यहाँ पे 38 मार्क्स आपको अच्छे से अप्रोच करते हुए चलना है। इसके अलावा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अलावा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में कुछ टर्म्स हैं, कुछ लेंथी चीज़ें रह जाती हैं, इस वजह से थोड़ी सी टिपिकल रहती है, वरना आप अच्छे से स्कोर इसमें भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट के जरिए आपको आइडिया दिया हुआ है लगभग लगभग मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ी जो यूनिट यहाँ पे हम देख रहे हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 20 मार्क्स की आपसे पूछी जाती है पेपर में। और जो 6 नंबर यूनिट है वो 16, ये 6 नंबर यूनिट है वो 16 नंबर में रिप्रोडक्शन, और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है वो 12 मार्क्स की। ये दोनों 12 ये बोल सकते हैं 20 मार्क्स की, तो ये दोनों मिलके ही बना रही हैं। अकेली 20 मार्क्स की ही जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, थोड़ा सा जो टिपिकल पोर्शन आपको बताया है। इसके अलावा इसके जितने भी मैंने यूनिट और का जिक्र किया है ये सारी लगभग क्या है इजी वे में ही आप पढ़ सकते हो, इनको आप छोड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि इसके क्वेश्चन कई बार टिपिकल आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके क्वेश्चन इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं रहते हैं डायग्राम्स की, यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो कुछ यूनिट में। तो यहाँ पे ओवरव्यू आपको सिलेबस का दे देते हैं कि कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या चैप्टर रहते हैं। इसका आपको कई बार प्रैक्टिकल आपका होता है, एक्सटर्नल आता है, तो उससे रिलेटेड भी आपको सिलेबस से रिलेटेड वो कम पूछता है, लेकिन वो आउट ओवरव्यू जरूर पूछ लेता है। जैसे पूछ ले भाई जो 6 यूनिट है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं, किस चीज़ से रिलेटेड है यूनिट, और हर यूनिट के बारे में एक आपको क्या मिलता है, बायोलॉजिस्ट के बारे में इंट्रोडक्शन मिलता है हर यूनिट का। उससे रिलेटेड भी आप पढ़ के जरूर जाओ, क्योंकि उसमें कई बार पूछ लेते हैं कि भाई बायोलॉजिस्ट ने ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम किया है जो इस यूनिट में इसका जिक्र किया हुआ है। हर यूनिट में आपको एक बायोलॉजिस्ट का हर यूनिट की स्टार्टिंग में मिलता है, और एक अलग से कोशिश करेंगे कि सेशन बनाया जाए उससे रिलेटेड भी, और आपको एक दिन उसकी डिटेल है वो जरूर दी जाएगी जो भी हमारे बायोलॉजिस्ट हैं। और एक स्पेशल सेशन बनाया जाएगा हमारे 12th क्लास में कितने बायोलॉजिस्ट आए हैं, किस सन में उन्होंने क्या डिस्कवरी की है, वो भी आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से एक टेबल है कंप्लीट, और उसमें लगभग 45-46 के आसपास एक टेबल बनी हुई है कौन सा बायोलॉजिस्ट ने क्या कुछ अचीवमेंट किया था। तो वो भी आपके लिए सेशन रहेगा, उसके लिए आपको चैनल के साथ कंटिन्यू रहना पड़ेगा। तो 6 नंबर यूनिट जो रिप्रोडक्शन है, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, काफ़ी लेंथी रहता है ये, और इसके भी कुछ टॉपिक्स हम देखेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन है दूसरा चैप्टर, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपने 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं, और 10th क्लास में इनका थोड़ा सा बेसिक डिटेल थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी डिटेल ज़्यादा मिलती है। लेकिन इजी चैप्टर हैं, ज़्यादा टिपिकल चीज़ें इतनी भी नहीं आती हैं। और जेनेटिक एंड इवोल्यूशन ये थोड़ा सा जो चैप्टर है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल आ जाता है, और मेंडल के भी ज़्यादा कैलकुलेशन तो नहीं आती, फिर भी हम जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाया हाइब्रिड क्रॉस कैसे रहते हैं, इसके अलावा कोडोमिनेंस, और इसके अंदर कुछ आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, उनसे भी आपके क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी बन सकते हैं यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो।
तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल के बारे में है, इसके अलावा जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में है, जबकि मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए और आरएनए और डीएनए से जुड़ी हुई कुछ प्रोसेस जैसे रेप्लिकेशन, इसके अलावा डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है जिसको सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं, वो 3-3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि 5 नंबर में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक यूज किया जाता है फोरेंसिक लैब के अंदर। और इवोल्यूशन में आपसे इवोल्यूशन की थ्योरी पूछी जाती हैं, और इसके अलावा ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन और मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जिसमें डार्विन की थ्योरी है, लेमार्किज्म है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें है, वो प्ले कर सकता है। तो यूनिट नंबर 7 जो कि सबसे ज़्यादा मार्किंग यूनिट है, क्योंकि इसके चैप्टर ही बड़े लेंथी हैं, टॉपिक बहुत ज़्यादा आ जाते हैं इसके, तो इसलिए बड़ी यूनिट की बजाय आप छोटी ज़्यादा यूनिट्स को कवर कर सकते हो, क्योंकि बाकियों के अंदर इतने लेंथी चैप्टर नहीं है। और यदि वो लेंथी चैप्टर भी हैं वो टिपिकल नहीं है, जैसे कि चैप्टर 7 है, इसके अंदर यूनिट नंबर 8 में ह्यूमन, इसके अंदर किसके बारे में है, मेनली माइक्रोब्स के बारे में है ये पूरी यूनिट, माइक्रोब्स। और माइक्रोब्स के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिए हुए हैं, कुछ डिजीज आपको बताई हुई हैं इसके अंदर, जैसे कॉमन कोल्ड है, इसके अलावा मलेरिया कैसे फैलता है, इसके अलावा एस्कैरिस वगैरह डिजीज का कुछ एग्जाम्पल है। इसके अलावा इम्यूनिटी के बारे में बताया हुआ है, इम्यूनिटी के बारे में भी शॉर्ट नोट 3 नंबर में आ सकता है आपसे, कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है, बॉडी इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज जो कि एक अवेयरनेस से रिलेटेड चैप्टर है, इसमें ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन क्या रहते हैं, उनके एग्जाम्पल होते हैं, किस टाइप की ड्रग है वो, क्या काम करती है, कैसे हमारे बॉडी को इफेक्ट करती है, और ड्रग एडिक्शन क्या होता है। एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है जो आप नॉर्मली पढ़ भी सकते हो और अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर सकते हो। इसके अलावा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में इंपॉर्टेंस दी हुई है माइक्रोब्स की, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो माइक्रोब्स हैं वो पढ़ने को मिलते हैं, हम हाउस होल्ड में उनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा उनका इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल है, क्या क्या केमिकल हम उनसे बना सकते हैं, प्लांट्स में हम क्रॉप्स प्रोडक्शन में कैसे उनको बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या रहते हैं। तो ऐसी कुछ डिटेल है वो आपको, मतलब बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस जो माइक्रोब्स की वो इस यूनिट में मिलती है। लगभग एक हम मान सकते हैं कि जर्नल नॉलेज से रिलेटेड एक ये यूनिट रहती है, जो आपको थोड़ी बहुत ही जो आइडिया है वो याद रखना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है, ये आरडीटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है आपका, बड़ा मन जाए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर आरडीटी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है, जो स्टेप हैं वो दिए हुए हैं। और ऐसा आपके लिए वीडियो है एग्जाम से पहले जरूर बनाया जाएगा, आरडीटी की पूरी एक्सप्लेनेशन जिसमें आपको दी जाएगी, पूरा ही चैप्टर हम उसमें कवर करेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके अंदर आपको एप्लीकेशन दी हुई है आरडीटी की, जैसे मेडिसिन में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा जीन थेरेपी है, मोलिकुलर डायग्नोसिस है, प्लांट के अंदर हम क्या कुछ, या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये चैप्टर। या फिर जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी। और इकोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में, कुछ पॉपुलेशन इंटरेक्शन मिलती है, जैसे पैरासिटिज्म क्या है, कॉमेंसलिज्म क्या है, कमेंसलिज्म क्या है। तो कुछ ऐसे पॉइंट आपको इकोसिस्टम में आपको मिलता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इसके अलावा इसमें से काफ़ी कुछ पोर्शन डिलीट भी है इकोसिस्टम से, प्लांट सक्सेशन वगैरह है वो टॉपिक डिलीट हो चुका है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हम पढ़ते हैं कितने टाइप की बायोडाइवर्सिटी होती है, हमारे इंडिया में क्या है बायोडाइवर्सिटी का सिनेरियो। तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको एज ए जर्नल अवेयरनेस के रूप में यदि आप उनको पढ़ते हो तो अपने हिसाब से कुछ जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, यदि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वो पढ़ा हुआ ही काम आएगा, लेकिन इनमें बड़े क्वेश्चन में आप अपने हिसाब से मिलता जुलता टॉपिक भी आप लिख सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिकली यदि हम देखें बात, तो आपको अच्छे से लॉजिकली इन चैप्टर्स को समझना पड़ता है, कौन सा यूनिट नंबर 7 है जो, और यूनिट नंबर 9 है। इसके अलावा इस चैप्टर का ओवरव्यू आप पहले से पढ़ चुके हो 10th में, इसलिए इसको पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ज़्यादातर इनकी डिटेल कुछ ज़्यादा ही आ जाती है। इकोलॉजी भी इतनी ज़्यादा टिपिकल यूनिट है नहीं है, और माइक्रोब्स भी लगभग जेन्युइन सी यूनिट रहती है। तो मेनली हालांकि आपको आइडिया मैंने दे दिया है कि किस यूनिट में जैसे ये चैप्टर है, चैप्टर में फ्लावर के बारे में जो आइडिया है, लेकिन हम जो बात करेंगे इनमें, जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको कुछ सप्लीमेंट्री
सिलेबस है जो कि सीबीएसई साइट पे दिया मिलेगा, सप्लीमेंट्री सिलेबस बायोलॉजी का, और उससे रिलेटेड भी आपको कोशिश किया जाएगा सेशन प्रोवाइड करने के लिए। सप्लीमेंट्री सिलेबस में जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्जल एंड फ्रूट फॉर्मेशन क्या जरूरत होती है, ये एक टॉपिक है जो कि आपका प्लांट वाले चैप्टर से ये आता है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और इसके अलावा और यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई ऐसा एक्स्ट्रा टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाएगा। जितने भी ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे सब आप सिलेबस देखते हो एनसीआर जो सीबीएसई ने डाला हुआ है, उसमें ये टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में एज इट इज़ है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये इजी से टॉपिक हैं, थोड़ा सा आइडिया लोगे तो। बस आपको यहाँ पे कंफ्यूज क्या कर सकता है, हार्मोनल कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल, स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल कंट्रोल कैसे काम करता है, oogenesis का हार्मोनल कंट्रोल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हार्मोन किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करते हैं, कौन सा लेवल कब बढ़ता है कब घटता है। यहाँ पे जो डायग्राम है, डायग्राम रख के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शन टाइप में। जैसे हमने एमसीक्यू सीरीज शुरू की हुई है, तो उसके साथ भी आप कनेक्ट करोगे तो इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करोगे जो आपको एमसीक्यू में फेस करने पड़ सकते हैं। तो चैप्टर 9 जो चैप्टर 3 है इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है, कुछ जर्नल सिनेरियो बताए हुए हैं कि क्यों हमको रिप्रोडक्टिवली हेल्थी होने की ज़रूरत है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो कैसे बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं, और बर्थ कंट्रोल में कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ से टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं, 1 नंबर के भी और काफ़ी कुछ यहाँ पे डिटेल्ड टॉपिक भी पूछे जा सकते हैं। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड आपको ज़्यादातर एब्रीवेशंस याद रखनी पड़ती हैं, एब्रीवेशंस ज़्यादा ही आती हैं इसके अंदर, जो आपसे 1 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं। ये था हमारा 6 यूनिट। 7 यूनिट में जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के बारे में है, इसमें ये चैप्टर तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ये टॉपिक हैं जो। इसके अलावा सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ने की जरूरत है, एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मिलता है, यहाँ भी ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, लेकिन स्किन कलर के बारे में अच्छा खासा जो डिस्क्रिप्शन है वो मिल सकता है आपको कहाँ पे, सप्लीमेंट्री नॉलेज के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। प्लियोट्रोपी है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इसको भी बड़े डिटेल से ही बताया हुआ है। हालांकि हम हनी बी के बारे में जनरल आइडिया तो एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें फीमेल के अंदर 2 टाइप की कंडीशन मिलती हैं, फीमेल फर्टाइल भी हो सकती हैं और नॉन फर्टाइल भी हो सकती हैं, मेल डिप्लॉयड भी हो सकते हैं कुछ कंडीशन में। कुछ एक्स्ट्रा जो डिस्कशन है वो आपको इस टॉपिक में मिलता है। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में डिटेल है, थैलेसीमिया की कुछ एक्स्ट्रा डिटेल। हालांकि ये टॉपिक आपको यहाँ भी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको जब बुक के बाहर मिलते हैं, आपको लगता है कि भी एनसीईआरटी से बाहर पूछा हुआ है, इसका मतलब आपने ये टॉपिक हैं वो नज़रअंदाज कर दिए, और सीबीएसई ने हालांकि इनको डाला हुआ है साइट पे। हम बस एनसीईआरटी से बाहर यदि नहीं निकलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर भी सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है सप्लीमेंट्री सिलेबस में से, और हो सकता है अपडेटेड सिलेबस में, जैसे बोल रहे हैं कि सिलेबस अपडेट होगा, ये आपको एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूड करके भी चैप्टर्स दिए जाएं। जैसे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इसमें से ये चीज़ें तो हमारी एनसीईआरटी में हैं और इम्पोर्टेंट, जैसे रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो 3-3 या 5-5 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ऐसी एक राइस जीनोम प्रोजेक्ट भी आपको एक्स्ट्रा टॉपिक है वो पढ़ने की जरूरत रहती है। इसका एक ओवरव्यू जरूर लेके चलना है यदि आप स्कोरिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हो, कि हाँ 90, 95, 100 की तरफ आप अप्रोच करना चाहते हो, तो ये टॉपिक छोड़ के आप नहीं जा सकते जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ऐसे ही इवोल्यूशन में आप ये टॉपिक जो नॉर्मली दिए हुए हैं, ये तो हमारी एनसीईआरटी में दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अंदर सप्लीमेंट्री में क्या मिल सकता है आपको, एविडेंसेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो स्टडी करके इवोल्यूशन को किस तरीके से समझा जाता है, वो टॉपिक है। नेचुरल सिलेक्शन के टाइप, हालांकि हमारी एनसीईआरटी में केवल क्या दिया हुआ है, डायग्राम दिए हुए हैं इस टॉपिक के, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन की एक्सप्लेनेशन, स्टेबलाइजिंग स्टेबलाइजिंग या फिर डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, डिस्क्रिप्टिव, कुछ ऐसे नेचुरल सिलेक्शन की डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है ना, वो इस टॉपिक में आपको मिल सकती है। इसके अलावा मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या होती है, हालांकि इस टाइप का कोई अपने एनसीईआरटी में कोई वर्ड नहीं सुना होगा, और मॉलिक्यूलर एविडेंसेस इन इवोल्यूशन। तो ऐसे टॉपिक की तरफ भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अभी से, क्योंकि टाइम अभी है आपके पास, लेकिन एग्जाम टाइम में आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ सकते हो। ऐसे ही हमारे यूनिट नंबर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें बताया है चैप्टर नंबर 7 में आपको हार्मफुल इफेक्ट मिलेंगे पढ़ने के लिए, क्या मिलेंगे, हार्मफुल इफेक्ट। और जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी माइक्रोब्स की।
और इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं ये दिए गए हैं, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर जरूर है ये, लेकिन इसके अलावा आपको डेंगू और चिकनगुनिया ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, इनका भी आपको जर्नल आइडिया पढ़ना है, जैसे इनके अंदर कॉमन डिजीज की एक्सप्लेनेशन कुछ दी हुई है। ऐसे ही माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन कैसे की गई है और उनका जजिशियस यूज, मतलब उनको टेक्निकली या फिर उनको लॉजिकली हमको यूज करना होता है। कई बार इंसान देखने को मिलते हैं कि वो ज़्यादा यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसके रिलेटेड आपको किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे बताया मैंने, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में किस तरीके से माइक्रोब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कीटनाशकों के रूप में। बायो फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक के रूप में हम कैसे यूज कर सकते हैं माइक्रोब्स को, जैसे साइनोबैक्टीरिया है। बायोगैस प्लांट और जो डायग्राम है और इससे रिलेटेड 3 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है। इसी प्रकार से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी एक अच्छा टॉपिक इस चैप्टर से बन सकता है। लेकिन इसके अलावा जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट हैं, इनमें आपको नाम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा फंजाई वो यूज किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे यूनिट नंबर 9 है बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर आपको 2 चैप्टर मिलते हैं और पहला चैप्टर है ये RDT, मैंने बताया है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। इसमें प्रिंसिपल दिए हुए हैं, 2 नंबर में पूछ सकते हैं, लाइनिंग ही है बस केवल। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या क्या टूल हम यूज करते हैं, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है, वो कुछ बेसिक आइडिया। लेकिन मेन है प्रोसेस कैसे काम करती है, लगभग 7 से 8 स्टेप रहते हैं इसके, यदि हम अच्छे से समझें, और इसका भी सेशन आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। और एक के बाद एक स्टेप में आसानी से याद हो जाता है ये RDT, इतना टिपिकल टॉपिक है नहीं है। और एप्लीकेशन में यदि मैं बात करूं, एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, BT कॉटन वगैरह किस तरीके से काम करती है, इसके अलावा RNAi ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, किस तरीके से उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कुछ टॉपिक आपसे ऐसे पूछे जाते हैं जिस पे आपका ध्यान नहीं रहता। मेडिसिन में जैसे ये तो हम ज़्यादातर पढ़ते ही हैं, क्या रहता है, लगभग मेडिसिन में हम जेनेटिकली प्रिपेयर्ड इंसुलिन है वो यूज करते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए। ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे तैयार किए जाते हैं, एथिकल इश्यू भी आ जाते हैं कुछ, जर्नली आपको अवेयरनेस से रिलेटेड इसमें बात बताई गई होती है, बायोपैरेसी वगैरह क्या होती है। लेकिन वही बात है जो सप्लीमेंट बन सकते हैं, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, कंट्रोवर्सीज क्या कुछ आपको देखने को मिलती हैं, पेटेंट से रिलेटेड जैसे भी आपने कर सकते हो कुछ यहाँ पे किससे रिलेटेड है। हमारे टेक्नोलॉजी में यदि कोई टेक्नोलॉजी है, जाहिर सी बात है कोई नई डिस्कवरी यहाँ पे होती रहती हैं, तो पेटेंट से रिलेटेड क्या कुछ रूल हैं। और ये जो बासमती राइस है, ये एक केस स्टडी है जिसके अंदर आपको बायोपैरेसी से रिलेटेड या पेटेंट से रिलेटेड थोड़ा समझाया गया रहता है। इसके अलावा कुछ टॉपिक हैं जैसे नीम, टर्मेरिक नीम, कुछ ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे टॉपिक मिलते हैं कंट्रोवर्सी के अंदर, जो आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं एनसीईआरटी से, यदि थोड़ा हम बाहर की तरफ बढ़ें तो। उसके बाद ऐसे ही हमारे जो लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 10, और ये यूनिट आप बोलोगे 6 से 10 आपने पढ़ा दी, और 1 से लेके जो 5 यूनिट है वो कहाँ गई, वो आप 11th क्लास में पढ़ चुके होते हो। तो इसलिए हमारी जो 12th क्लास की बुक है बायोलॉजी बुक, उसमें 6 से ही शुरू होती है। ये भी बेसिक आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी पड़ती हैं कि बाकी यूनिट के लिए कोई अलग बुक थोड़े है, अलग बुक नहीं है। वो 11th क्लास में 1 से लेके 5 यूनिट रहती हैं और 6 से लेके 10 है वो 12th में रहती हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात है, लेकिन फिर भी कईयों को आइडिया नहीं रहता कि यूनिट का क्या है। ये एक्सटर्नल कई बार आपके साथ खेल कर जाता है, प्रैक्टिकल के टाइम वो छोटी छोटी बातें आपसे पूछ लेता है कि भाई बाकी कहाँ है, बायोलॉजिस्ट का क्या डिस्कशन है। वो कई बार आपसे सिलेबस से रिलेटेड नहीं पूछता, क्योंकि सिलेबस को तो हम रटे बैठते हैं उस टाइम तक, प्रैक्टिकल तक। तो चैप्टर 11 में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड रहता है, और सप्लीमेंट्री में आपसे नीक से रिलेटेड या नीके क्या होता है। हालांकि नीके के बारे में ये चैप्टर में पहले डिटेल होती थी ओल्ड एनसीईआरटी में, लेकिन जैसे ही चैप्टर ये डिलीट हुआ है, कुछ पोर्शन इसमें डिलीट हुआ है शुरुआत में ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, तो उसके साथ ये नीक भी चला गया। और ये नीके इसलिए अलग से सप्लीमेंट्री में डाला हुआ है, क्या होता है थोड़ी सी डिटेल दी हुई है इसकी, ज़्यादा डिटेल नहीं है। इकोसिस्टम में आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना पड़ता है, बायोटिक एंड एबायोटिक फंक्शन, प्रोडक्टिविटी कैसे काम करते हैं, डिकम्पोजिशन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, स्टेप्स वगैरह आते हैं इसके, एनर्जी फ्लो कैसे होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, नंबर पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, ऐसे कुछ टॉपिक।
इकोसिस्टम सर्विसेज में कुछ ब्रॉड लेवल हमारे यूटिलिटीज हैं, बड़े पैमाने पे हमारे क्या कुछ फ़ायदे हैं इकोसिस्टम के, छोटे पैमाने पे क्या फ़ायदे हैं, वो यहाँ पे रहते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसका कंजर्वेशन कैसे करना है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किन किन तरीकों से लॉस होता है। इसके अलावा रामासर कन्वेंशन क्या है और क्लाइमेट चेंज किस तरीके से बढ़ता जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। क्लाइमेट चेंज हालांकि पहले जो एनवायरमेंटल इशू एक चैप्टर था उसमें भी डिटेल रहती थी, लेकिन रामासर कन्वेंशन है जो वो एक अलग ही एक्स्ट्रा ही टॉपिक आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी में एक थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं, जो ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है इसमें कुछ बातें जैसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, कुछ ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर 9 में होते थे। ओल्ड कई बार हम डिलीटेड लेके चलते हैं उसको, लेकिन कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक ऐसे हैं जैसे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और भी ऐसे ही माइक्रो प्रोपेगेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में देखने को मिलता है एप्लीकेशन वाले में। और कई बार हम ये देखते हैं कि वो चैप्टर टोटली डिलीट है, चैप्टर नंबर 9 पहले वाली एनसीईआरटी के बेस पे देखें तो, लेकिन उसके कुछ टॉपिक डाले हुए हैं यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, तो उनको भी आप छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि नई एनसीईआरटी में तो उसको थोड़ा ऐड करके दिया हुआ है जो नई पब्लिकेशन आप देखते हो। इसके अलावा जो थोड़ा सा हम ओवरव्यू प्रैक्टिकल का भी देख लेते हैं, प्रैक्टिकल का क्या कुछ सिलेबस रहता है आपका, जो एनसीईआरटी ने 23 से आगे की तरफ का जो मैटर है वो डाला हुआ है। प्रैक्टिकल की मार्किंग स्कीम क्या रहती है, जैसे ही अभी प्रैक्टिकल डेट आई जाती हैं जनवरी में आपकी डेट आनी शुरू हो जाती हैं और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पे सीबीएसई ने सिलेबस में कि फिक्स आपके 5 ही एक्सपेरिमेंट हैं। यहाँ पे आपको 5 एक्सपेरिमेंट में से टोटल के टोटल एक्सपेरिमेंट दिए जाएंगे, वरना जर्नली हम क्या देखते हैं एक्सपेरिमेंट की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, उसमें से कुछ ही आपको एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं। जैसे एक तो रहता है मेजर एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल आपकी 30 मार्क्स की रहती है, एक्सटर्नल के पास आपके 30 मार्क्स, ऐसे 15 मार्क्स एक्सटर्नल के पास और 15 आपके इंटरनल के पास। और इन 15 मार्क्स से वो किससे डिसाइड करता है, आपका 5 नंबर से आपका मेजर एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट नंबर 5, मतलब इसमें फिक्स ही है कि पांचवा जो एक्सपेरिमेंट है आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट आपको 5 नंबर में दिया जाता है कि आइसोलेट करना है डीएनए प्लांट मटेरियल सच एज स्पाइनक ग्रीन पी सीड्स, और किसी में भी आपको बोला जा सकता है, यदि लॉजिकली प्रैक्टिकल यदि आपकी होती है तब की बात मैं बोल रहा हूँ। और 1 माइनर एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3 में से कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाता है। जैसे 2 और 3 हम देखें, जो मेजर हमारे एक्सपेरिमेंट थे यहाँ पे 2 और 3 है, इन एक्सपेरिमेंट में जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के नंबर लिखे हुए हैं इनमें से आपको वो 5 एक्सपेरिमेंट में से यहाँ पूछे जाएंगे, जबकि जो स्लाइड प्रिपरेशन है वो पहले और चौथे में से कोई एक आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, ये 4 का है और ये 5 नंबर का है। तो इनमें से ऑप्शन है, और ऑप्शन भी क्या, 2 में से एक आपको दिया जाता है प्रैक्टिकल में, उससे बाहर प्रैक्टिकल में सिलेबस सीबीएसई ने दे ही नहीं रखा। इसके अलावा जो स्पोर्टिंग है, ये स्पोर्टिंग के आपको 11 एक्सपेरिमेंट मिलते हैं। इसकी मैं टेबल यदि बात करूँ, इसकी टेबल क्या रहती है आपकी 11 की स्पोर्ट्स या स्पोर्टिंग में क्या दिया जाता है, आपको कोई मटेरियल दे देते हैं और उसके ऊपर 7 नंबर तक लिखा होता है, ABCDE, इस तरीके से FG, ऐसे कॉलम लिखा होता है। जैसे कोई फ्लावर दे दिया और फ्लावर से रिलेटेड आपको उसकी स्ट्रक्चर पूछ ली, तो इसमें क्या है, पोलिनेशन है, इमैस्कुलेशन है, टैगिंग बैगिंग, इस चीज़ से रिलेटेड आपको कोई फ्लावर रख दिया, तो ये याद रखना है। इनके टॉपिक्स के थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल जब आपका होता है तो थोड़ा सा आइडिया लेके चलना है कि भाई ये आपको क्या कुछ इसका मटेरियल मिल सकता है। जैसे परमानेंट स्लाइड है मैमिलियन की टीएसओ ब्लास्टूला, तो टीएसओ ब्लास्टूला आपको माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा एक आइडिया लेके चलना है कि ऐसा ऐसा दिखाई देता है, और क्योंकि वहां पे आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ये स्लाइड लगी हुई मिलेगी, नाम नहीं लिखा हुआ मिलेगा, जस्ट आपसे पूछा जाता है भाई ये स्लाइड किस चीज़ की लगी हुई है, उसके बारे में कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट आप लिख सकते हो, जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो पॉइंट लिखो, और कुछ ऐसे पॉइंट भी लिखो जिसके बेस पे आपने पहचाना है कि ये किस चीज़ की स्लाइड है। ऐसे ही जैसे ये 11 हैं टोटल, 11 में से आपको 7
का मटेरियल है वो मिल जाता है इस तरीके से स्पोर्टिंग के अंदर। बाकी तो एक्सटर्नल के हाथ में होता है, वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर सीबीएसई के सिलेबस की बात करें तो हम इन 11 में से आपको 7 पूछ लिए जाते हैं। और लिखने, हालांकि आपको 11 की 11 एक्सपेरिमेंट है, आप एक बार इसका आइडिया ले सकते हो, का सिलेबस है वो डाउनलोड भी कर सकते हो। और जो मैटर मैंने ये बताया है इसका पीडीएफ लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो एनसीईआरटी से रिलेटेड या फिर कुछ सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू या नीट से रिलेटेड जो एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो प्रैक्टिस करवाए जाते हैं हर चैप्टर से लगभग 45, उसकी भी सीरीज का लिंक आपको इसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा असर्शन रीजनिंग की भी आपके साथ एक सीरीज है वो शुरू करेंगे, हर चैप्टर से 15 क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाए जाएंगे असर्शन रीजनिंग के, जिसमें आप अच्छा खासा जो स्कोरिंग क्वेश्चन है, एक थोड़ा सेटअप, जो एक माइंड सेटअप लेके चल सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। और ज़्यादा टिपिकल असर्शन रीजनिंग में आपके आते नहीं है, हालांकि थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाते हो तो वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा यदि हम टोटल नंबरिंग की बात करें, यहाँ पे 7 नंबर की क्या रहती है स्पोर्टिंग, एक एक नंबर की एक, और 7 स्पोर्ट आपको मिलते हैं। प्रैक्टिकल और वाइवा रिकॉर्ड है, ये आपका 4 मार्क्स का होता है। इसके अलावा एक आपको इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट भी तैयार करनी पड़ती है, कोई भी एक सिलेक्टेड टॉपिक की, जैसे बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे आरडीटी क्या है उसका आप एक फाइल तैयार कर सकते हो नॉर्मल। और इसके अलावा प्रोजेक्ट रिकॉर्ड और वाइवा जो आपको होता है उसके 5 मार्क्स आपको मिलते हैं। इस तरीके से 30 मार्क्स का ये सेटअप रहता है, जिसके अंदर फिर भी इंटरनल और एक्सटर्नल के साथ मैंने बता दिया है कि ये मार्क्स आपके रहते हैं। बाकी मेन फोकस आपको थ्योरी पे करना होता है, प्रैक्टिकल का तो आपको पता है लगभग लगभग चीज़ें हैं वो नॉर्मली चलती हैं, ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम रहती भी नहीं है। 26 27 आपके मार्क्स 30 में से मिनिमम लगते हैं, वरना ज़्यादातर 29 30 लग ही जाते हैं। फिर भी आपको जो आइडिया मैंने दिया है वो किससे रिलेटेड था, जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसमें आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है कि भाई ये टॉपिक बाहर ना आए। हालांकि चैप्टर को जब भी या फिर क्वेश्चन पेपर को हर टाइप से ही मतलब डिफ़िकल्ट और इजी और जो मीडियम लेवल है वो मेंटेन रखा जाता है। नंबरिंग आपको बता दी मैंने, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर में। फिर भी आपके एग्जाम से पहले 12th क्लास के लिए एक स्पेशल कुछ ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी पेपर अटैम्प्ट करते टाइम। और इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट या फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रिपरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अच्छा सेशन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इन सारी चीज़ों के लिए और आपको एग्जाम टाइम तक आते आते बहुत अच्छे अच्छे जो टॉपिक है वो भी एक्सप्लेन किए जाएंगे प्रॉपर नोट्स के साथ। और ऐसी ही चीज़ों के लिए आप चैनल के साथ कंटिन्यू रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टाइम टू टाइम विजिट जरूर करते रहें चैनल पे। आपसे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सीबीएसई से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।